नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। यू वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। हमारे टेबल पर हर रोज 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आज शुरुआत करना चाहूंगा टॉपिक नंबर 2 से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया और मॉरिशस के बारे में विस्तार से चीजों को हम समझने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर है मॉरिशस का फ्लैग, 4 कलर्स हैं और मॉरिशस जो है वो इंडियन ओशियन में एक टापू है, एक आइलैंड नेशन है। चलिए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर है इंडियन ओशियन का मैप। इंडियन ओशियन के साथ जुड़ी हुई बेसिक डिटेल्स आई बिलीव आप जानते होंगे, राइट? तो इन सारे डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहां पर हाईलाइट करना चाहता हूं। इंडियन ओशियन जो है उसके साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ये भी बॉर्डर शेयर करता है, ऑस्ट्रेलिया भी शेयर करता है और एशिया भी ऑफ कोर्स शेयर करता है, राइट? अब मॉरिशस जो है वो यहाँ पर है। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड नेशन है इन इंडियन ओशन, जो हमने स्टेटमेंट देखा। इसी के साथ आप देखिए रीयूनियन आइलैंड जो फ्रांस का है वो भी काफ़ी नज़दीक है। मादागास्कर जो है इट इज़ नॉट दैट फार फ्रॉम दिस आइलैंड नेशन मॉरिशस। हमारे बहुत सारे फिल्म्स जो हैं वो भी वहाँ पर मॉरिशस में शूट किए गए हैं। देयर आर सो मेनी फिल्म्स, राइट? उसमें आई वुड से एक तो हैं जो पुरानी जुड़वा थी सलमान खान की, तो उसके बहुत सारे सीन्स जो हैं वो मॉरिशस में हैं। मुझसे शादी करोगी मॉरिशस में, और इसके अलावा भी नई फिल्म्स होंगी। आई एम श्योर मॉरिशस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं मॉरिशस का पॉलिटिकल मैप, थैंक्स टू नेशंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट फॉर दिस इंटरेस्टिंग मैप। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा देश है, राइट? एक दिन में आप पूरा मॉरिशस जो है मीन्स इंपॉर्टेंट एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाए, इतना छोटा आइलैंड नेशन है ये मॉरिशस। और आई स्टिल रिमेंबर जब मैं मास्टर्स से पहले जो एडवांस जो कहता है ना ऑनर्स की तैयारी कर रहा था, तो उस समय पर हमारे 2 प्रोफेसर्स थे। ये दोनों जो हैं वो मॉरिशस से थे, बेसिकली दे वे फ्रॉम मॉरिशस, और वो मॉरिशस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बताते थे। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब जिसको मैंने कई बार मेंशन किया है, द 5 AM क्लब। उस 5 AM क्लब किताब में भी मॉरिशस का मेंशन हुआ है और वहाँ की खूबसूरती जो है वो रॉबिन शर्मा ने बताई है। एंड इसी के साथ अभी कुछ दिनों पहले आई वॉज गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल लेक्चर, राइट? एक राजन जी महाराज है, तो उनकी जो गाने की स्टाइल है, जो कथा करने की स्टाइल है, वो मुझे काफ़ी पसंद है, खास करके सुंदरकांड। तो बातों बातों में उन्होंने भी मॉरिशस और भारत के बारे में बताया था कि मॉरिशस के बहुत सारे सोसाइटीज़ में आप जाएंगे, घरों में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको हनुमान जी की ध्वजा देखने को मिलेगी। तो एक बहुत ही पुराना रिलेशन रहा है इंडिया और मॉरिशस का। आज जब हम बात कर रहे हैं तो ओकेजन यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उनकी एक विजिट के साथ जुड़ी हुई डिस्कशन है। तो वी विल स्टार्ट विथ पॉलिटिकल टाइज, विद कल्चरल टाइज को देखेंगे, राइट? ट्रेड, सारी चीज़ों को, सारे सेक्टर्स को देखने वाले हैं। How will Prime Minister Modi's visit to Mauritius in 2025 strengthen India's position in the Indian Ocean? 11th और 12th मार्च 2025 को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मॉरिशस पहुंचे, और 12th मार्च जो है इट्स इंपॉर्टेंट डे फॉर मॉरिशस क्योंकि उनका ये इंडिपेंडेंस डे है। तो इस इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में 2025 में जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे दैट वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, दैट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हैं नवीन चंद्र राम गुलाम, लेबर पार्टी के हैं, और मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हैं नवीन चंद्र राम गुलाम साहब। नाउ आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर, जो मालदीव्स के साथ है ऐसा मॉरिशस के साथ नहीं है। मॉरिशस में पॉलिटिकल चेंजेस होते रहे, लेबर पार्टी आए या फिर उनकी राइवल पार्टी आए, डजेंट मैटर, इंडिया और मॉरिशस के रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं। मालदीव्स में ऐसा नहीं है। मालदीव्स में एक पार्टी जाएगी तो रिलेशन अच्छे होंगे, एक पार्टी आएगी तो रिलेशन बिगड़ जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो है वो यहाँ पर नहीं है। और मोदी साहब की ये जो विजिट है ये एक प्रकार से मॉरिशस के लिए भी एक रीएश्योरेंस है कि भारत जो है वो मॉरिशस के लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा है। और इसी के साथ साथ ये विजिट जो है इससे दोनों देशों के रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत हुए हैं फॉर श्योर।
इतिहास को थोड़ा समझे अगर हम, राइट, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, इनका नाम है शिवसागर राम गुलाम साहब, राइट। इनको सर शिवसागर राम गुलाम साहब कहा जाता है और ये मॉरिशस के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अभी ये जो आपने तस्वीर देखी, सॉरी दिस वन, राइट, ये नवीन चंद्र राम गुलाम साहब की, तो ये सर शिवसागर राम गुलाम साहब के बेटे हैं, ठीक है। अब इनके इतिहास को अगर हम देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने काम किया है ब्रिटेन में 1919 से 21 के बीच में। और जो इंडियन स्टूडेंट्स मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस है उनका भी पार्ट रहे हैं राम गुलाम साहब। और एक बोस साहब की किताब है द इंडियन स्ट्रगल, इस किताब का प्रूफ रीड जो है वो शिवसागर राम गुलाम साहब ने किया। और मॉरिशस का जो एयरपोर्ट है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द 5 AM क्लब किताब के, उसमें मेंशन किया गया है कि प्लेन लैंड होता है शिवसागर राम गुलाम एयरपोर्ट, सॉरी पायलट जो हैं वो अनाउंस करते हैं कि वी आर अप्रोचिंग शिवसागर राम गुलाम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उस समय पर मुझे इतनी डिटेल्स जो हैं पता नहीं थी, तो फिर मैंने थोड़ा उसको गूगल किया, सर्च किया, और फिर मुझे मॉरिशस और इंडिया के बारे में वैसे बहुत सारी चीज़ें पता थी, लेकिन ये कुछ चीज़ें पता नहीं थी। तो एक नया फेदर जो है वो मेरी हेड में ऐड हुआ उस समय पर। सो आई वुड लाइक टू शेयर दिस थिंग्स विथ यू गाइस। ये जब हिस्टोरिकली अगर हम चीज़ों को समझते हैं, जब पता होता है कि दो देशों के बीच में इस प्रकार की हिस्ट्री है, तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा गहरी और अच्छी हो जाती है। तो द इंडियन स्ट्रगल, अब आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, द इंडियन स्ट्रगल किताब किसने लिखी थी? तो याद रखिए, इट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इनकी ये जो किताब है, इसको प्रूफ रीड किसने किया था? तो ये किया था सर शिवसागर राम गुलाम साहब ने। और दिस इज द रीजन कि ये प्रूफ रीड किया था ना, तो फिर बोस साहब ने एक जो ऑटोग्राफ वाली कॉपी होती है, तो एप्रिसिएशन में इनको दी थी। तो ये था एक, ये है इनफैक्ट एक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। जो मैंने आपको राजन जी वाली बात बताई ना, ये हनुमान जी वाली ध्वजा, श्री राम वाली ध्वजा वहां पर है बहुत सारी सोसाइटीज में, बहुत सारे घरों के बाहर। तो हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंक्स अगर हम समझे तो 70% जितनी जो मॉरिशस की पॉपुलेशन है, ये इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन है। जस्ट इमेजिन 70%। और 50% जितने जो, ये 70% में से जो 50% है, तो उनके रूट्स आपको बिहार, यूपी, फिर तमिल, तेलुगु, मराठी कम्युनिटीज़ में मिलेंगे। इसके अलावा मॉरिशस में अफ्रीकन लोग रहते हैं, मिक्स्ड रेस हैं, जिनको वो आई थिंक द टर्म इज़ रेनबो, राइट, कहते हैं मिक्स रेस है, तो शायद ये शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर होता है। और इसी साथ फ्रेंच ओरिजिन पॉपुलेशन भी है वहाँ पर। भारत का जो सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ कल्चरल प्रिजर्वेशन, तो वहाँ पर एक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, और इसके माध्यम से भारत के कल्चर और इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, प्रिजर्व रखा जाता है। और भारत का जो कल्चरल सेंटर है मॉरिशस में, ये दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है हमारा। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा सेंटर जो है वो भारत का नहीं है। और इसके साथ वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट जो है, इसको भी मॉरिशस जो है वो होस्ट करता है। दिस इज बैक्ड बाय इंडिया एंड होस्टेड बाय मॉरिशस। दोनों देशों के व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो $554 मिलियन का ट्रेड हुआ 2022-23 में। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो मॉरिशस सर्व्स एज इंडियाज गेटवे फॉर ट्रेड विथ अफ्रीका। मॉरिशस में बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनका जो लीगल फ्रेमवर्क है ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर अंग्रेज़ी और फ्रेंच, ये दो भाषाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, और इसकी वजह से ये एक बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन भी है। इतना ही नहीं, मॉरिशस और भारत के बीच में DTAA है। DTAA का मतलब होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इसकी वजह से मॉरिशस जो है, इट इज़ ए मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हब फॉर
इंडिया। ये DTAA कैसे काम करता है आज उतना ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, राइट, ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं इसलिए। बेसिकली आप समझ लीजिए कि दूसरे जो इन्वेस्टर्स है, दूसरे देशों के इन्वेस्टर्स, वो मॉरिशस में अपनी कंपनी को सेटअप करेंगे और उसके बाद भारत में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो मॉरिशस से आता है। मॉरिशस हैज़ इमर्ज्ड एज ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर ड्यू टू DTAA एडवांटेजेस। अब सिक्योरिटी की बात करें, मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, तो आपने देखा ना कि इंडियन ओशियन का एक आइलैंड नेशन है, खास करके वेस्टर्न इंडियन ओशियन में है। तो भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है मॉरिशस। इतना ही नहीं, मॉरिशस भले ही साइज में छोटा रहा, लेकिन इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है EEZ, ये 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है और भारत ने यहाँ पर कोस्टल रडार स्टेशंस डेवलप किए हैं। इतना ही नहीं, मॉरिशस का एक जो एगालिगा आइलैंड है, तो इसमें जॉइंट सर्वेलेंस जो है इसको भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया भारत ने। और इसके साथ जो हमारी नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, तो इसका एक्सेस जो है वो भी मॉरिशस को मिलता है ताकि मैरीटाइम मॉनिटरिंग और ये सारी चीज़ें की जा सके। हमारा एक शिप है INS सर्वेक्षक, तो अभी रिसेंटली 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो ओशियन टेरिटरी, मॉरिशस की जो ओशियन टेरिटरी है, इसका थरो सर्वे जो है वो हमारी शिप ने करके दिया है। और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है इसका भी पार्ट है, तो इससे भी रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो बूस्ट होती है। एज वी ऑल नो, चाइना जो है वो अपनी फुटप्रिंट इंडियन ओशियन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है और ऐसे समय में इंडिया और मॉरिशस का कोऑपरेशन जो है ये दोनों देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोदी साहब की विजिट की वजह से सिक्योरिटी, ट्रेड और कल्चरल टाइज में एक इम्प्रूवमेंट आएगी और यही एक फोकस एरिया था। और इसके साथ दोनों देशों के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे, हैं एंड होपफुली फ्यूचर में भी रहेंगे, राइट। So this was a very, very interesting topic. Right now, let's move on to topic number 1. Right, this one is about research, R&D. R&D पर इससे पहले भी हमने काफ़ी डिस्कशंस की हैं। अब सरकार ने R&D को लेकर एक नया प्रोग्राम, एक नया फंड लॉन्च किया है। Let's talk about it in detail. By time, you can read the question quickly. Examine the role of the Anusandhan National Research Foundation in bridging the gap between academia and industry in India's research ecosystem. As you know, ये आंकड़े तो आपने इससे पहले भी देखे हैं, बट क्विक रिमाइंडर, हमारी GDP जो है तो उसका 0.65% हम R&D में इन्वेस्ट करते हैं। चाइना, USA की बात करें तो इकोनॉमीज भी बड़ी है, तो उनका 2%, यू कैन इमेजिन, इट्स अ बिग अमाउंट। और उनका जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 75% रहता है, बाकी का जो है वो सरकार के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। हमारे यहाँ पर उल्टा है, प्राइवेट सेक्टर जो है ये 30 से 36% जितना ही इन्वेस्ट करते हैं, बाकी का जो है वो सरकार को ऐड करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो हैं वो फंडामेंटल रिसर्च पर उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती है। हमारे यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, कोई चीज़ की तुरंत उसका क्या रिजल्ट है, बस इसी चीज़ पर हमारा फोकस रहता है। अब भारत सरकार जो है, मोदी सरकार का एक इनिशिएटिव है, 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जो है वो प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए प्रपोज किया गया है। इसमें बेसिकली इसका फॉर्मेट रहेगा, लो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड की जाएगी कि इफ़ यू आर ए प्राइवेट कंपनी, लेट्स से टाटा, तो अगर वो R&D में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सरकार उनको बहुत ही लो इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म्स पर लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो ये जो एक इनिशिएटिव है, दिस इज ए सॉर्ट ऑफ शिफ्ट कि सरकार जो है वो चाहती है कि 36% नहीं, 75% जो है वो प्राइवेट सेक्टर R&D में इन्वेस्ट करें। और यहाँ पर ऐसा होगा स्टार्टिंग में कि जो कॉमर्शियली वायबल प्रपोजल्स हैं तो उनको फंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इट इज़ बेसिकली जो एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, लेट्स से मोबाइल सेक्टर के लिए है, मोबाइल प्रोडक्शन, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है, तो कुछ ऐसा ही एक प्रोजेक्ट या फिर एक मॉडल जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार ने लॉन्च किया है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है ये इस फंड्स को एडमिनिस्टर करेगा और इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो नया इन्वेस्टमेंट आएगा तो इससे ये होगा कि नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे, नई पैटेंट्स जनरेट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका जो सक्सेस है, इट विल डिपेंड ऑन रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया। We need to attract participation beyond pharmaceuticals and defense sectors. Pharmaceuticals is good,
डिफेंस इज ऑल्सो गुड, इट इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर R&D की ज़रूरत है। तो सिर्फ ऐसा ना हो कि सारा फंड जो है ये 2 सेक्टर्स में चले जाए। वी नीड मोर सेक्टर्स टू गेट द बूस्ट ऑफ R&D। अब इससे एक गोल्डन ट्रायंगल भी जनरेट करने की कोशिश कर रही है सरकार। गोल्डन ट्रायंगल में एक तरफ है गवर्नमेंट, एक तरफ है यूनिवर्सिटीज़ और एक तरफ है प्राइवेट प्लेयर्स। ये तीनों का कोलैबोरेशन होना जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम इन आवर कंट्री। क्रिएट इंसेंटिव्स फॉर लॉन्ग टर्म इनोवेशन ओवर शॉर्ट टर्म गेन्स। ये जो फोकस है ना, ये शिफ्ट करके हमें इस तरफ ले जाना है। नो डाउट हमारे देश में पैटर्न्स भी इंक्रीज हुई हैं और इनोवेशंस भी काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी जो शिफ्ट है ये फोकस लॉन्ग टर्म पर हमें रखना पड़ेगा। लेट्स होप कि ये प्लान जो है इससे हमारे देश में R&D को एक बूस्ट मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट इंटरनेट फ्रॉम द स्काई। क्रिटिकली एनालाइज द पोटेंशियल ऑफ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज लाइक स्टारलिंक। इलॉन मस्क की कंपनी है ये स्टारलिंक, in bridging India's digital divide, particularly in remote and underserved areas. एयरटेल और स्टारलिंक की एक डील हुई है। जैसे मैंने बताया कि ये इंटरनेट के माध्यम से सैटेलाइट के माध्यम से हमारे देश में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा और इसका लक्ष्य यही है कि जो वायर्ड ब्रॉडबैंड है तो ये बहुत ही लिमिटेड है, तो इसकी कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को एक बड़े लेवल पर एक्सपांड करने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो हमारे देश में जो वायर्ड ब्रॉडबैंड है इसके सब्सक्राइबर कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 41 मिलियन लोग। दिस इज नथिंग, राइट। और मोबाइल इंटरनेट यूज़र जो हैं दे आर 903 मिलियन, यानी कि मैक्सिमम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन के माध्यम से करते हैं। और आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा लोग जो हैं इस लेक्चर को भी वीडियो के माध्यम से ही देखते हैं। वीडियो तो है ही, ये मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इसको देखते हैं, राइट। रूरल कनेक्टिविटी जो है इट इज़ अ बिग चैलेंज और आज भी हमारे देश में 40% ऐसे इंडियंस हैं जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। अब ये जो स्टारलिंक है एलोन मस्क की कंपनी है, तो इनकी कैपेसिटी देखिए, आज उनके पास 7000 वर्किंग सैटेलाइट्स हैं और इनका प्लान ये है कि ये 42,000 जितने सैटेलाइट्स जो हैं इनको लॉन्च करने वाले हैं, राइट। स्पेसएक्स एज यू नो कि एक कंपनी है, राइट, उनकी सैटेलाइट और ये सारे लॉन्चेस होते रहते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पढ़ी होगी, तो नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ स्पेसएक्स। लेकिन स्पेसएक्स जो है इसकी खास बात यह है, इनकी एज ये है कि ये लो कॉस्ट में सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है और इनकी एफिशिएंसी भी प्रूवन है। जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो उस समय पर यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन के सोल्जर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम जो है वो स्टारलिंक ने किया था। तो ये इनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। कुछ चैलेंजेस भी उनको फेस करने पड़े, राइट। एक नवंबर 2021 में उन्होंने प्री बुकिंग वाली चीज़ें स्टार्ट की, लेकिन इसका विरोध किया भारत की टेलीकोज ने। फिर अक्टूबर 2023 में टेलीकोज ने यह डिमांड किया कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन में स्टारलिंक जो है उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर कुछ दूसरे रूल्स जैसे कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के जो रूल्स हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से कुछ हर्डल्स क्रिएट हुए थे। लेकिन अब एयरटेल और स्टारलिंक जो हैं वो मिलकर मार्केट में एंटर होंगे और ये जो डील है इससे कोई इतना बड़ा डिसरप्शन शायद नहीं आएगा। उसके पीछे रीज़न है, दिस इज़ नॉट अबाउट चैलेंजिंग जियो, या फिर जियो ने जो एक एंट्री की थी तो कैसा डिसरप्शन आया था, ऐसा नहीं होगा ये, राइट। इट्स नॉट गोइंग टू बी ए टैरिफ वॉर। इनफैक्ट ये जो सैटेलाइट वाला इंटरनेट है ना, इट्स गोइंग टू बी बिट मोर एक्सपेंसिव। यहाँ पर जो फोकस है एयरटेल और स्टारलिंक का, दैट इज़ कि वे सारे एरियाज जो अनकनेक्टेड हैं उन सारे एरियाज़ को ऑनलाइन लाने का जो एक प्लान है वो है, राइट। तो उनका जो फोकस है वो राइट दिशा में है। जिन जगहों पर आप नहीं पहुंच सकते, जिन जगहों पर वायर्स और टावर्स क्रिएट करना इम्पॉसिबल है या फिर वेरी एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पर ये सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो आएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव कंपेयर टू ब्रॉडबैंड और इसमें शायद गवर्नमेंट को कोई सब्सिडीज़ और ऐसी फ्री कम्युनिटी कनेक्शंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो शायद गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़े। और यहाँ पर ये भी बात बताई गई है, जो ग्लोबल नॉर्म्स है, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम जो है इसको ऑक्शन नहीं लेकिन एलोकेट किया जाए, तो ये भी एक डिमांड है। ये चीज़ जब होगी तब ये
कोस्ट जो है इसका थोड़ा कम हो जाएगा। ऑक्शन में क्या होता है, सबसे बड़ा बिडर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा माल उठाकर ले जाता है। जियो ने अपोज किया है एलोकेशन का। जियो का कहना यह है कि भाई आप एलोकेट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अनफेयर, हमने तो सारी चीज़ें ऑक्शन में खरीदी हैं। स्टारलिंक जो है उसने भारत की सरकार को ये भी एश्योरिटी दी है कि नेबरिंग कंट्री जो है तो ये इनके शेयर होल्डर नहीं है, जैसे कि ऑफकोर्स चाइना, राइट, तो उसका कोई स्टेक नहीं है यहाँ पर, तो इसकी वजह से थोड़ा ट्रस्ट जो है वो भारत का इम्प्रूव होगा। और ऑनलाइन डिस्कशंस ऑन सेटकॉम रेगुलेशंस क्रिटिकल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। सेटकॉम यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये सारी चीज़ें, सॉरी नॉट ऑनलाइन, आई सेड ऑनलाइन, इज इट ऑन गोइंग डिस्कशन। अभी स्टारलिंक और भारत सरकार के बीच में और बहुत सारे देशों के बीच में भी ये सेटकॉम रेगुलेशंस को लेकर डिस्कशन हो रही है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या इसको कैसे रेगुलेट किया जाए एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जो है इससे फ्यूचर ग्रोथ पर एक डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगी। बेनिफिट जो होगा वो ये होगा, स्टारलिंक या फिर इंटरनेट फ्रॉम द स्काई से रूरल मार्केट्स, एंटरप्राइजेस, इंस्टीट्यूशंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ साथ एयरटेल जो है एयरटेल इज़ ए हाउस होल्ड नेम, तो इसका जो अर्बन नेटवर्क है इसके माध्यम से इसको मार्केट किया जा सकता है। दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं लेकिन दे आर फार बिहाइंड स्टारलिंक। स्टारलिंक इज़ नंबर 1, राइट, बहुत आगे हैं। 7,000 सैटेलाइट्स और 42,000 सैटेलाइट्स तक वो ले जाने वाले हैं, तो दे आर ह्यूज। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि ये जो सारे सैटेलाइट्स हैं इनको मेंटेन करना, फिर इनको डिप्लॉय करने का कॉस्ट, ये सारी चीज़ें, फिर प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, ये तो इलोन मस्क ही जाने। भारत की मार्केट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है। अगर आप बहुत कम प्राइस में अच्छी सर्विस देते हो तो भारत के लोग जो हैं वो आपको मालामाल कर देंगे। और कंपटीशन अभी नहीं है, लिमिटेड कंपटीशन है। तो गोल यही है, ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। और अगर हम हमारे देशों की कंपनीज़ की राह देखें कि कब हमारे देशों की कंपनीज ये सैटेलाइट सर्विसेज को लॉन्च करेगी, तो इट विल टेक एजेस, तो वी कैन नॉट वेट फॉर दैट, राइट। अगर बेस्ट चीज़ें अभी अवेलेबल हैं तो वी शुड गो फॉर इट, टू बी ऑनेस्ट। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न्ड। बातों बातों में हमने कितने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए या 4? ओ नहीं, 3, यस। द फोर्थ वन इज इंडिया कनाडा रिलेशंस। एक रीसेट क्लियरली देखने को मिल रहा है या फिर हो सकता है। एनालाइज द implications ऑफ जस्टिन ट्रूडोज एग्जिट एंड Canada's domestic and foreign policy, particularly concerning its relationship with India। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी ने जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस किया है, इज द पीएम डेजिग्नेट। लंबे समय तक ये नहीं रहेंगे, लेकिन फिलहाल जस्टिन ट्रूडो चले गए। दिस इज अ बिग न्यूज फॉर आवर कंट्री। कार्नी फेसेस कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट आफ्टर रिकन्वेनिंग ऑन 24 मार्च। अभी 24 मार्च को पार्लियामेंट फिर से रिकन्वीन होगी, तो उस समय पर कॉन्फिडेंस वोट होगा। तो लेट्स होप कि कार्नी जो है वो जीते, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के बारे में आप जानते हैं इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री इंडिया। अब कनाडा में फेडरल इलेक्शंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर नेशनल इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर 2025 में हो सकता है कि वहाँ पर एक स्नैप पोल हो, राइट। मार्क कार्नी साहब जो हैं इसको पहले ही डिक्लेयर कर दे। अभी उनकी जो लिबरल पार्टी है तो इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी है। चैलेंजेस जो कनाडा फेस कर रहा है इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो दैट इज़ ट्रंप साहब ने टारगेट किया कनाडा को, कहा है कि इट कैन बिकम यूएसए का 51st स्टेट। टैरिफ्स लगा दिए हैं कनाडा पर। ये एक्यूजेशन है कि वो अनफेयर ड्यूटीज़ लगाता है, ड्रग्स का स्मगलिंग होता है, इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो कनाडा से बॉर्डर क्रॉस करके यूएसए में आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रंप साहब ने बताई, और बदले में कनाडा ने काउंटर टैरिफ्स लगाए, राइट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट जो होता है कनाडा से यूएसए, तो इस पर 25% सरचार्ज ऐड कर दिया। और कार्नी साहब ने अभी हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया है कि इन ट्रेड एज इन हॉकी कनाडा विल विन, राइट। ये यूएसए और कनाडा की बात हो रही है कि हॉकी में भी कनाडा जीतता है, आइस हॉकी पर्टिकुलरली, राइट। कनाडा इज़ वेरी गुड इन आइस हॉकी, तो इसमें भी ट्रेड में भी वो जीतेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ट्रूडो साहब का जाना
इट्स अ रिलीफ फॉर आवर कंट्री, क्योंकि उनके कार्यकाल में डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स हुए थे, उन्होंने भारत पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, और फिर वहाँ पर जिस प्रकार से खालिस्तानी ग्रुप्स को उनको सपोर्ट मिला है, फिर हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको परेशान किया जा रहा था, मंदिरों पर ग्रेफिटीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जिस पर बहुत सारी डिस्कशंस पहले भी हो चुकी है, एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो नो दिस थिंग्स, राइट। तो अब भारत ये सोच रहा है कि ओटावा जो है तो वहाँ पर हाई कमिश्नर को फिर से भेजा जाए, फिर से रिस्टोर किया जाए। और कनाडा जो है वो अभी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो कनाडा अपने एक इंटेलिजेंस चीफ को यहाँ पर भेजने वाले हैं। तो दिस इंडिकेट्स कि अभी मार्क कार्नी साहब आए हैं तो चीज़ें जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। बोथ कार्नी और उनके जो ओपोजिशन में जो उनका नाम है पोलिवरे, तो ये दोनों जो हैं, अभी कार्नी साहब जीतते हैं या फिर पोलिवरे जीतते हैं, दोनों ने ये एक्सप्रेस किया, दोनों ने ये कहा है दे डिजायर टू रीवर्क रिलेशनशिप विद इंडिया। तो जस्टिन ट्रूडो जाए और उनकी जगह पर ये आए या फिर ये आए, इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। फोकस एरिया जो है दैट इज एजुकेशन, ऑफ कोर्स बहुत सारे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, ये 3 पिलर्स हैं जिन पर हम काम करना चाहते हैं, दोनों देश जो हैं वो काम करना चाहते हैं। और खालिस्तान वाला जो इश्यू है, खालिस्तानी जो ये चल रहा है मूवमेंट, तो ये अभी भी अनरिजॉल्व्ड है, तो इसके लिए एक सस्टेन्ड डिप्लोमेसी चाहिए टू सॉर्ट दिस थिंग आउट। भारत जो है वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स को इम्पोर्टेंस दे रहा है और इम्पोर्टेंस देगा भी, तो इस चीज़ ये सेंसिटिविटी जो है इसके बारे में कनाडा की सरकार को समझना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले राइट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। अब तो बहुत थोड़ा लेट हो गया, बट एनीवेज अगर नए स्टूडेंट हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, ये जो सीरीज़ है इससे आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल डेवलप होगी। इट इज़ अ वेरी रेयर स्किल, लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी हाईली वैल्यूड स्किल, नॉट जस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, then as well critical analytical skill जो है, it is one of the top skills that you need in today's age and world. Number 2, if you are preparing for competitive examination, this particular series will give you an edge in your preparation. और यहाँ पर हम complex चीज़ों को काफ़ी simplify करके समझते हैं। Predominantly इस series को एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किया गया है, लेकिन दिल छोटा मत कीजिए। अगर आप एक क्यूरियस व्यक्ति हैं, अगर आपको देश और दुनिया और जो जनरल अवेयरनेस की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, उसको अच्छी तरीके से गहराई से समझना है, तो दिस सीरीज इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर यू, राइट। डियर फ्रेंड्स, देयर इज एन अलर्ट एज वेल, राइट। अलर्ट इज बेसिकली के होली कब है होली। तो होली के दिन राइट यू वॉन्ट गेट दिस लेक्चर, एक डे ऑफ रहेगा, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू एन्जॉय योर लाइफ विथ कलर्स, राइट। एंड लाइफ जो है उसके कैनवास पर हर प्रकार के कलर्स होने ही चाहिए, ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रही है। आपके कुछ फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, इट शुड बी देयर इन योर लाइफ, लेकिन हर प्रकार के डार्क और ब्राइट और सारे कलर्स जो हैं वो होने चाहिए, तभी जाकर हमारा जो जीवन का एक सर्कल जो है या फिर कैनवास जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत बनता है। डार्क डेज भी देखने बहुत ही ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस करना भी बहुत ज़रूरी है। स्मूथ लाइफ इज़ नॉट दैट एक्साइटिंग लाइफ, तो सारी चीज़ों का एक अच्छा बैलेंस हो। That's what my wishes are for Holi, right? And yes, तो एक दिन जो है वो छुट्टी रहेगी। इसी के साथ मुझे थोड़ा कहना तो थोड़ा अलग लग रहा है, मीन्स बट स्टिल आई वुड लाइक टू ऐड हियर एक पैटर्न मैंने ऑब्जर्व की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लेक्चर को देखने लगे हैं, राइट। धीरे धीरे रेगुलरिटी भी रही है हमारी, और क्वालिटी ऑफ टॉपिक्स आप जानते हैं। तो ये सीरीज़ जो है ये आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, दिस इज़ योर ओन सीरीज़, राइट। और इसी के साथ बहुत सारे लोग जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइक्स देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए ये अच्छी चीज़ है। व्हेन यू हिट अ लाइक बटन इट हेल्प्स। यूट्यूब को पता नहीं है कि प्रशांत मावनी कौन है, यूट्यूब को नहीं पता है कि यूपीएससी क्या है, राइट। यूट्यूब क्या देखता है कि अगर आप लाइक बटन को हिट करते हैं तो इट विल कंसिडर के देखने वाले लोग जो हैं वो पसंद करें इस चीज़ को, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस चीज़ पर एक कमेंट भी ऐड कर देते हैं, राइट। हो सकता है कि आप
यूट्यूब पर कमेंट ना कर रहे हो, कुछ लोग हैं ऐसे, राइट। और सारे वीडियोस पर मैं भी कमेंट नहीं करता हूँ, हम भी कितने सारे अलग अलग चैनल्स के वीडियोस देखते हैं, लेकिन व्हेन यू वांट टू सपोर्ट अ चैनल, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड ए कमेंट रेगुलरली। आपने देखा, आपने लाइक किया, और उसके बाद आपने पूरा देख लिया और आपने कमेंट ऐड कर दिया, लेट्स से जय हिंद ऐड कर दिया, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज शेयर दिस वीडियो। यूट्यूब ये 3 चीज़ें देखता है। अगर आप रेगुलरली ये 3 चीज़ें मेरे लिए करेंगे, क्यूरियसली एजुकेशन के लिए करेंगे, इस सीरीज़ के लिए करेंगे, ये 3 चीज़ें, 3 थिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस, देन इट विल हेल्प ए लॉट। ये सीरीज़ जो है इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आप जानते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस प्रकार की सीरीज़ जो हैं वो नहीं मिल रही है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस सीरीज़, राइट। उनको ये सीरीज़ चाहिए, और आपकी ही डिमांड से इस सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया है फिर से। एज यू नो कि इसमें एक वक्त लगता है, ये 30-35 मिनट की डिस्कशन जो रहती है वो तो सिर्फ डिस्कशन है, लेकिन उससे पहले का जो रिसर्च वर्क है, कितने सारे आर्टिकल्स को देखना, उसके बाद उसमें से बेस्ट चीज़ों को ग्रैब करना, इसी के साथ उनको फिर से रीराइट करना, राइट। फिर तो इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल एज टाइम। एनर्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद मेरे लिए वक्त आता है। अटेंशन इज नंबर 1, देन टाइम। सो आई एम गिविंग माई बेस्ट हियर। तो आई वॉन्ट यू गैस कि आप हर रोज देखते हैं तो एटलीस्ट 3 ये चीज़ें जो हैं, जो मैंने आपको बताई, दैट इज लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये 3 चीज़ें जो है वो कीजिएगा, इट हेल्प्स अ लॉट। नाउ I've educated you about how YouTube works. Now let's talk about the 5th and the last topic. बहुत ही लाइट टॉपिक है, आपको ऊपर ऊपर से समझना है। देखिए, कौन सी पार्टी क्या कर रही है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नज़र जो है वो होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस के तौर पर। तो इवेल्युएट द लाइकलीहुड ऑफ ए पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट इन इंडिया बिफोर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन एंड द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन दिस प्रोसेस। आई एम गोइंग टू बी वेरी क्विक हियर। नॉन बीजेपी पार्टीज ने एक बैनर स्टार्ट किया था, एक इंडिया ग्रुप स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये जो है वो बिखर रहा है, क्योंकि अब इनके जो गोल्स हैं वो अलग हो चुके हैं। आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, बिहार में लेट 2025 में, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला में अर्ली 2026 में। तो अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उनके अलग अलग गोल्स होंगे, अलग अलग ये राज्यों को और इलेक्शंस को लेकर। कुछ पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जो इंडिया ग्रुप बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इलेक्शन को लेकर ही सीमित था। अब लेफ्ट पार्टीज़ और कांग्रेस के बीच में केरला में एक फेस ऑफ हो रहा है। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, या फिर दे विल फाइट अगेंस्ट ईच अदर एज दिस केरला के इलेक्शन की बात करें तो। और लेफ्ट और टीएमसी अलायंस जो है, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल ऐसा लग रहा है। कांग्रेस की बात करें तो अगेन, सो बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन इज के इंडिया ग्रुप के बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे ना, नाउ दे आर नॉट ऑन बोर्ड विथ ईच अदर, और ये सारी चीज़ों से ऑफ कोर्स बीजेपी जो है उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है। बट द थिंग इज, इट्स नॉट के बीजेपी के लिए सारी चीज़ें ईजी होगी। एज यू नो के बीजेपी के लिए मीन्स मोदी साहब की जो अभी जो 3.0 सरकार है, तो उनके लिए कितने चैलेंजेस, मीन्स इलेक्शन के रिजल्ट्स देखे ना उनकी, इट वाज नॉट दैट वो जो मोदी लहर देखने को मिली थी फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में जो था चाम वो थोड़ा कम हुआ है। तो ये ओपोजिशन वालों ने थोड़ा ऐसा प्रेशर क्रिएट किया है बीजेपी पर, राइट। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस की वजह से आप और कांग्रेस के बीच में बिटरनेस आ चुकी है, और ये चीज़ आपको पंजाब, गुजरात और गोवा में भी देखने को मिलेगी एज फार एज आप एंड कांग्रेस इज कंसर्न्ड। जैसा मैंने आपको बताया, राइट, मार्जिनल गेन्स बीजेपी का, दिस इज द लाइन आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, नॉन बीजेपी पार्टीज जो हैं, दे आर डिमांडिंग ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल प्रोसेस, एंड नंबर 2 इज ईसीआई अकाउंटेबिलिटी, जिस पर हमने डिस्कशन की है अपॉइंटमेंट और इन सारी चीज़ों को लेकर, राइट। डिबेट्स जो हैं वो अब एजुकेशन, लैंग्वेज पॉलिसी और डीलिमिटेशन पर चल रही है, ये सारे विषयों पर भी बात की है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। बस इतना ही हमें यहाँ पर 5th टॉपिक में देखना था और समझना था। और यहाँ पर तैयारी को लेकर एक चीज़ में ये टॉपिक मैंने ऐड किया, उसके पीछे एक रीज़न जो है वो ये है कि आई एम नॉट सेइंग कि आप पॉलिटिकल न्यूज़ को डीपली फॉलो करें, लेकिन ऊपर ऊपर से थोड़ी चीज़ें देख लीजिएगा। डोंट स्पेंड मोर देन 5 मिनट्स आफ्टर इट, मैक्स 5 मिनट्स ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख लीजिए। अगर वक्त है तो, वक्त नहीं है तो दैट्स फाइन, यू कैन डोंट इन्वेस्ट दिस 5 मिनट ईदर। हफ्ते में एक बार 5 मिनट मिल जाए तो ऊपर ऊपर से देख लो कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, दैट्स मोर देन इनफ। So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Again, right, बस यही है बात कि enjoy your Holi.
गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।